नमस्कार, मैं हूं संजय समर। सन्मार्ग लाइव के चुनावी चक्करलस में आपका स्वागत है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे बाएं तरफ हैं राजेश सिंह जी, जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, खबर मंत्र अखबार के राजनीतिक संपादक भी हैं। दाहिने तरफ हमारे हैं श्याम किशोर चौबे जी, ये सन्मार्ग अखबार के संपादक समाचार हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का स्वागत है। मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, राजनीतिक विषाद बिछ गए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जोड़ घटाव में लग गई है और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का आना झारखंड में आरंभ हो चुका है। लेकिन झारखंड महागठबंधन में अभी किचकिच जारी है। मैं बता दूं कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें कि 5 एसटी के लिए रिजर्व है, 1 एससी के लिए है और 8 सामान्य है। मैं सबसे पहले राजेश जी से जानना चाहूँगा कि जो अभी स्थितियां बनी है महागठबंधन में किचकिच का, उसका कारण क्या है और उसका निदान कैसे हो सकता है, क्या किस नज़र से देख रहे हैं राजेश जी? सबसे पहले तो सन्मार्ग के इस वेब चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन्होंने इस चुनावी समर में इस तरह के जो है कि टॉपिक के साथ इसकी शुरुआत की है। जहां तक ये लोकसभा चुनाव का संबंध है और खास करके उसमें महागठबंधन के जो दलें हैं उसके बीच में जो खिचकिच, तो ये शुरुआत में इसका देखना होगा। इसकी मैं पहले भूमिका में बता दूं कि ये भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन का जो एक निर्माण हुआ, लोगों ने जिस तरह से भाजपा की लगातार ताकत बढ़ रही थी, कद बढ़ रहा था, तो इससे घबरा करके महागठबंधन ने किया कि अगर भाजपा को इस बढ़ती हुई ताकत को अगर हम लोग को परास्त करना है तो हम लोग को एक महागठबंधन के तहत भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा, और इसके तहत महागठबंधन का एक शेप तैयार हुआ। लेकिन जो खिचकिच यहाँ पर उभर करके आई, ये कोई नई नहीं है। 14 सीटें हैं झारखंड में, और उसमें सबसे पहले तो इन लोगों का कुछ समय निकल गया कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। इधर से जेएमएम भी था कि ये हमारा मतलब ये राज्य है झारखंड में, हम इसका नेतृत्व की बागडोर संभालेंगे। लेकिन बाद में फिर कांग्रेस को नेतृत्व दिया गया, यह कह करके कि विधानसभा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा। और इसके बाद इस समझौता के तहत महागठबंधन ने एक शेप लिया और उसके बाद आगे बढ़ा। उसके बाद की खिचकिच ये शुरू हुई कि सीटों को लेकर के उसमें कांग्रेस 7 सीटें चाहती थी और जेएमएम 4, 2 जेवीएम को और 1 आरजेडी को। उसी फार्मूले पर इन लोगों ने अपना एक महागठबंधन को शेप में लाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कई तरह की अड़चने आ गई। झामुमो 4 से 5 सीटें चाह रहा है, आरजेडी भी 1 से 2 सीटें चाह रही है। उसके बाद जेवीएम का जहां तक सवाल है, तो जेवीएम को जो सीटें दी जा रही थी वो उसको लेकर के नाराज हो गया। गोड्डा सीट लेकर के ज्यादा दबाव बना रही है। चाह रहा था कि शुरू से ही कि भाई हमको गोड्डा सीट मिले, लेकिन उनको दिया गया कोडरमा और चतरा, ये 2 जगह। तो लेकिन चतरा वो जेवीएम का था कि हमको चतरा भी चाहिए, लेकिन गोड्डा भी हमको चाहिए। और गोड्डा इसलिए चाहिए कि गोड्डा में अडानी का जो प्लांट लगना था, तो उसको लेकर के बहुत झारखंड विकास मोर्चा ने बड़ा आंदोलन चलाया और प्रदीप यादव उसको लेकर के जेल भी गए थे। तो उनको लग रहा है कि ये जो आंदोलन हुआ उसका सीधा फायदा जेवीएम को मिलेगा। इसी के लिए अगर गठबंधन को सही में भाजपा को परास्त करना है, तो इसमें जेवीएम के ही कैंडिडेट को, और खास करके प्रदीप यादव जिन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, उनको टिकट दिए जाने से यहाँ फायदा होगा और जीत सुनिश्चित होगी। जबकि कांग्रेस के नेता का लग रहा था कि संशय में होगा जीत के तरफ। तो जेवीएम और बाबूलाल मरांडी का फार्मूला था कि सीटें हासिल करनी है तो वहां के मुद्दों को और जरूरतों के अनुसार ही टिकट का बंटवारा हो। देखिए, गठबंधन में तो सब है, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में है, और इसी गठबंधन के तहत
झारखंड से इनके 12 सांसद होते थे। गिरिडीह का सीट इन्होंने अपने गठबंधन के तहत आजसू को दे दिया। तो क्या चौबे साहब, बिहार में भी इन्होंने ऐसा ही किया? इनके 22 सांसद थे, 22 में से 5 को हटा दिया और 17 पर इन लोगों ने गठबंधन किया। गठबंधन दोनों तरफ से है और ये 77 में भी इस तरह का गठबंधन हुआ है, 89 में भी इस तरह का गठबंधन हुआ है। तो ये भाजपा क्या पॉलिटिक्स कर रही है, किस तरह से क्या चाहती है भाजपा की झारखंड में, क्या कैसे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? देखिए, जो कांग्रेस विरोध को लेकर भाजपा का उभार हुआ 2014 में, ये अद्भुत था और जितनी सीटें उन्होंने पूरे देश में पाली। और आप जब झारखंड की चर्चा कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ 12 में से उन्होंने 10 सीटें एक साथ जीत ली। तो ऐसा अब इसके ऊपर जाना तो बहुत आसान नहीं होगा और जब आदमी पिक पे पहुंचता है तो फिर उसका मूवमेंट डाउनवर्ड ही होता है। उस पिक पे अपने आप को बचाए रखना बहुत कठिन होता है। और पिछले 4.5 सालों में या 5 साल ही कह लीजिए, 5 सालों में बीजेपी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा पूरे देश में, वो कुछ कारणों से बहुत विवादास्पद हो गया। खास करके आपका नोटबंदी, जीएसटी, महबूबा के साथ दोस्ती, कश्मीर में महबूबा के साथ सरकार बनाना, इसके बाद SC/ST के आरक्षण के मसले पे इनका रोल बैक हो जाना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाना। तो इसके पीछे इसका असर ये लगा आपको। देखिए कि जिस समय ST/SC वाला मामला आया था, तो आप देखिए उस समय जो चुनाव हुए विधानसभाओं, वहाँ पे बीजेपी को सीधे हार मिल गई। तो दूसरी बात कि किसान आंदोलन, बीजेपी जब 2014 में आई थी तो वो किसान आंदोलन उस समय भी था, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ था। और अब ये बीजेपी के खिलाफ हो गया, जिसको कांग्रेस ने या कहीं विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनावों में, स्पेशली आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में इनको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बनाया। तो अब झारखंड की बात आती है तो झारखंड में ये सरकार चला रहे हैं आजसू के साथ। आजसू के 5 विधायक हैं और अभी राज्य सरकार का कार्यकाल बाकी है 8-9 महीने। तो आजसू को वो हटा छोड़ नहीं सकते हैं और नहीं छोड़ सकते हैं तो उनके लिए कम से कम एक सीट इनको देनी है और वो देने के लिए इनको सीट का चयन करना था कि कहाँ पे हमारी कमजोर कड़ी है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 6-7-8 महीने से गिरिडीह सीट पर, गिरिडीह का संसदीय सीट, लेकिन पिछली बार भी तो चुनाव लड़े थे गिरिडीह से लोग, 50,000 वोट मात्र मिला था गिरिडीह में। किसको? आजसू को। आजसू को मिला था ना, लेकिन बीजेपी को तो जीत मिली थी। 5 बार से वहां सांसद रहे, जिस परंपरा की बात भाजपा करती है कि पारंपरिक सीट है, उस पारंपरिक सीट से किनारे हो जाना कितना जायज है? अब आप राजनीति में परंपरा और संस्कृति की बात तो भूल जाइए। अब सीधा गणित है कि हम कैसे जीत सकते हैं और अपना अस्तित्व कैसे कायम रख सकते हैं या उसको ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। महागठबंधन का भाजपा पर क्या असर पड़ेगा राजेश जी? देखिए, अभी तक तो जो स्थिति है उससे बहुत खास असर होने को नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनुकूल भी है भाजपा के लिए। परिस्थितियां जो है, जो कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, हालांकि लोकसभा लोग कहते हैं कि भाई लोकसभा जो है कि केंद्र के मुद्दों पर लड़ी जाती है चुनाव, लेकिन यहाँ पर जो लोकल इशू और खास करके बाकी सरकार का जो अपना कामकाज का तौर तरीका से थोड़ी बहुत नाराजगी भी है। और सबसे बड़ी नाराजगी है पार्टी के अंदर की। पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है, क्योंकि इस बार की सरकार जो बहुमत की सरकार आई तो खास करके कार्यकर्ताओं में उत्साह था कि भाई अब हम लोग के लिए भी कुछ होगा। तो न बोर्ड निगम का वैसा गठन हो पाया, कुछ हुआ भी तो वैसे चेहरों का हुआ जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। और बहुत ज़्यादा भी मुझे लगता है कि बोर्ड निगम का बंटवारा या उसको बोर्ड निगम का बंटवारा 4.5 साल खत्म होने को है, अब तक हो जाना चाहिए। तो ये कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी है कि भाई हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। जो मैं कई लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो नाराजगी वो थोड़ी बहुत इसमें भी दिखेगी, लेकिन ये है कि हाँ भाई इस बार मोदी को फिर से लाना है। केंद्र की बात को लेकर के केंद्र में मोदी हैं तो मोदी जी को देख करके ही मतदान होने की बातचीत हो रही है। कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे, लेकिन विधानसभा में मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि विधानसभा में बीजेपी को खासा दिक्कत
दिक्कत होगी। सामना तो करना क्या महागठबंधन से आपके नजरों में क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। महागठबंधन से भाजपा को क्या नुकसान होगा? महागठबंधन अगर हो जाता है, स्पेशली आपका ये जो 4 दल है, जैसा राजेश जी ने कहा, कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी, ये चारों दल मिल जाए आपस में बढ़िया से, अब लगभग मिल गए हैं लेकिन थोड़ी बहुत जिच है, और मिल के एक साथ लड़े तो बीजेपी को थोड़ी नहीं बहुत परेशानी होगी। मैं भी श्याम किशोर चौबे जी की बात से सहमत हूँ। पिछले चुनाव का भी देखिए आप कि जो इन लोगों का वोट अलग अलग था उसको अगर आप जोड़ देंगे तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगी। और अब तो बीजेपी के साथ प्लस, थोड़ा बहुत जो प्लस है वही देखना है, इनके साथ माइनस एंटी इनकम्पेंसी तो है, ये फैक्टर पुलवामा वाले प्रकरण से तो कुछ लाभ नजर आ रहा है। शहरी क्षेत्रों में है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ के इशूज अलग हैं और यहाँ का एक भौगोलिक स्थिति भी थोड़ा सा अलग है। तो मिला जुला करके मैं ये मानूं कि महागठबंधन होने से भाजपा को अच्छी टक्कर मिल सकती है। ये थे हमारे दोनों मेहमान को धन्यवाद जो इन्होंने सनमार्ग लाइव के लिए समय दिया। बस आज इतना ही, आप इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। जी।